ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ये हम डिस्कस करेंगे, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट इंथैल्पी और इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इंथैल्पी, ठीक है। सो व्हाट इज इंथैल्पी, ठीक है। तो इंथैल्पी क्या है बच्चा? इंथैल्पी इज it is a thermodynamic function defined to study the heat change in a chemical reaction. It is also known as heat content of the system, ठीक है। सो जो इंथैल्पी है ना, ये जो इंथैल्पी है, दिस इंथैल्पी इज हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। कोई भी सिस्टम है ना, तो उसमें कितना हीट है उसको ये मेजर करती है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। किस पे मेजर करती है? कांस्टेंट प्रेशर पे। इंथैल्पी को हम जिस साइन से, जिस सिंबल से डिनोट करते हैं उसको हम बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं? एच। और एच को हम बोलते हैं कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट को बेटा आपको पता ही होगा, हीट को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और एज वी नो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि प्रेशर इज कांस्टेंट, सो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे क्यू पी, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम इसको? क्यू एंड पी। सो यही यहाँ पे लिख रहा है कि इट इज अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन H डिफाइंड टू स्टडी द हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम मैंने एक ऐड कर दिया एट कांस्टेंट प्रेशर। एक्सप्रेशन क्या होता है इंथैल्पी के? ठीक है ना, एक्सप्रेशन होता है इंथैल्पी का इज इक्वल टू डेल H इज इक्वल टू U प्लस P V। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन। मतलब इंथैल्पी का ये, रिएक्शन का नहीं, इंथैल्पी का ये एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंथैल्पी। अब यहाँ पे U क्या है बेटा? तो U क्या है, कौन बताएगा? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ, व्हाट इज U? H मैंने आपको बता दिया इंथैल्पी है, व्हाट इज U? एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी। U क्या है? इंटरनल एनर्जी। वेरी गुड। U क्या है? इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। P क्या है? प्रेशर है। और V क्या है? वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो U है दैट इज द इंटरनल एनर्जी। दिस इज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। दिस इज इंटरनल एनर्जी। दिस P is what? Pressure. And this V is what? Volume, ठीक है। So this is what this is about. This is the expression of enthalpy, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि enthalpy is the heat and content of the system at the constant pressure, and also the change in enthalpy is defined in the same way. The change in enthalpy, that is delta H, ठीक है ना। डेल्टा एच, डेल्टा एच का मतलब क्या होता है कि मतलब जो भी हमारा फाइनल हीट होगा, सपोज करो फाइनल हीट हमारा H2 है माइनस H1, सो दिस इज द चेंज इन इंथैल्पी। अगर हमारे पास एक सिस्टम है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा रहा है, ये हमारा एक सिस्टम है, ये अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी इंथैल्पी H1 है और यहाँ पे इसकी इंथैल्पी H2 है। तो टोटल चेंज जो इंथैल्पी होगा दैट इज डेल्टा H, एंड डेल्टा H इज डिफाइंड एज H2 माइनस H1, एंड दिस डेल्टा H इज इक्वल टू द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी उस सिस्टम में कितना हीट प्रेजेंट है वो कौन शो करता है? इंथैल्पी, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इसको हम प्रूव करेंगे कि कैसे, इस रिएक्शन को हम प्रूव करेंगे कि कैसे। तो आपको पता है कि कहीं भी वर्क डन अगर हम डिफाइन करते हैं तो वर्क डन क्या होता है? W इज इक्वल टू P डेल्टा V। कहीं भी हम वर्क डन अगर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में देखते हैं कहीं भी, तो थर्मोडायनेमिक्स में जब हम वर्क डन डिफाइन करते हैं फॉर अ गैसियस सिस्टम, सो इस केस में W इज इक्वल टू, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू P माइनस P इंटू डेल्टा V, ठीक है बेटा। अभी हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ा, छे वाला, ये वाला एक्सप्रेशन, S इज इक्वल टू U P इंटू V, ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा इंथैल्पी के लिए, ठीक है। तो हमने इसी में इसको हम पुट करके और इसको क्या करेंगे, हम डिराइव करेंगे। देखो कैसे, यहाँ H है इज इक्वल टू U प्लस P इंटू V, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? चेंज ले रहे हैं। तो इसमें अगर हम चेंज लेंगे तो ये डेल्टा H हो जाएगा, इसमें अगर हम चेंज लेंगे तो डेल्टा U हो जाएगा, और इसमें हम चेंज लेंगे तो डेल्टा P इंटू V हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि P क्या है? कांस्टेंट,
ठीक है, तो P बाहर निकल जाएगा, तो ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा V इज इक्वल प्लस P डेल्टा V। ठीक है ना, तो ये एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे देखो लिखा है, और डेल्टा H इज इक्वल टू क्या है, QP। तो QP को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो QP इज इक्वल टू डेल्टा U P प्लस डेल्टा V। अब हमने क्या करना है, QP को एज इट इज रखो, डेल्टा U अगेन, डेल्टा U क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा V क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, V जो है वो वॉल्यूम है, ये हमने पुट किया। इस सारे इनिशियल और फाइनल टर्म को एक साथ हम रख रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे QP इज इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या लिखा, U2, और यहाँ पे P प्लस V2, इसको हमने एक साथ लिख लिया। फिर माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट लगा दिया, तो U1, माइनस के बाद जब ब्रैकेट लगाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा P इंटू V1। सो ये क्या हो जाएगा, U2 प्लस P इंटू V2 एंड U1 प्लस P इंटू V1। ठीक है ना, ये हमारा आएगा डेल्टा E H। सो दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी। तो यही हमने प्रूफ करना था, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे है वेयर H1 इज इक्वल टू U1 प्लस PV1 एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इन स्टेट 1 एंड H2 इज इक्वल टू U2 प्लस PV2 एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इन स्टेट 2। ठीक है ना, तो आपको बेसिकली इसमें याद क्या रखना है, इसमें आपको बेसिकली ये याद रखना है कि जो एंथैल्पी होती है दैट इज द हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा क्या याद रखना है, इसमें आपको एक्सप्रेशन याद रखना है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये एक्सप्रेशन याद रखना है, इसी एक्सप्रेशन पे हमारा क्या आता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, क्या आता है, इसी पे हमारा क्वेश्चन आता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है तो एक बारी सब लोग बता दो, यहाँ तक क्लियर है तो एक बारी बता दो। चलो, हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है तो एक बार ही आप सब लोग मुझे, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आगे क्या है इसका कुछ मतलब, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ हीट एंथैल्पी। ठीक है ना, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हीट चेंज इन नॉन केमिकल रिएक्शन इज स्टडीड एट एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ये आपको पता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी हीट का चेंज हो रहा है, हीट चेंज इन एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एंथैल्पी चेंज। ठीक है ना, तो अगर हम बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शन, हीट चेंज ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब क्या होगा, एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन। एक सेकंड, क्या होगा, एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन, उस रिएक्शन में कितना हीट चेंज होगा उसको हम किससे मेजर करेंगे, एंथैल्पी चेंज से। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा आर एच, इससे हम डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ये आर जो है वो रिएक्शन के लिए डिनोट होता है, डेल्टा मीन्स चेंज एंड एच मीन्स एंथैल्पी, इसका मतलब एंथैल्पी चेंज इन अ रिएक्शन। ठीक है, system in a state 1 is taken as system of reactant and system in a state 2 is taken as system of product। ये क्या कह रहा है कि सपोज करो यहां से कोई रिएक्शन ऐसे हो रही है, ठीक है ना, तो इसको अगर हम सिस्टम 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को हम क्या लेते हैं, सिस्टम 1 लेंगे, और ये हमारा प्रोडक्ट है तो इसको हम क्या लेंगे, सिस्टम 2 लेंगे। ठीक है ना, एंथैल्पी चेंज accompanied by the reaction is given as, ठीक है ना, तो किसी भी रिएक्शन के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो हम निकालते हैं, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन का लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होगा दैट इज द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट minus sum of enthalpy of reactant। ठीक है, sum of enthalpy of product
माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यही इसमें लिखा है, इसमें जो है सम नहीं लिखा है, तो इसके आगे समेशन का तुम साइन लगा दो, ठीक है ना, क्योंकि एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा और एक से ज्यादा प्रोडक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी को हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो कि कैलकुलेट होती है बाय यूजिंग दिस रिएक्शन, दिस इक्वेशन एंड दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो देखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, इसको ध्यान से समझो। देखो जो डेल्टा एच होता है ना, वो होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो डेल्टा यू होता है इट इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। अब हीट ऑफ, अगर हमने इसका रिलेशनशिप देखा था तो हमारे पास क्या था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है, पी डेल्टा वी। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डेरिवेशन फॉर्म में ले चलते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ठीक है, पी डेल्टा वी। तो यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर ये पी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे होगा पी डेल्टा वी इज इक्वल टू, वॉल्यूम जब चेंज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स में भी रिलेशन चेंज होंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है गैसेस लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हो जाएगा डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा पी डेल्टा वी की जगह पे मैं डेल्टा एन जी आर टी रख सकती हूँ, किसमें, इस इक्वेशन में, तो रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यही इक्वेशन यहाँ मिली है, यही इक्वेशन यहाँ मिली है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, ये हो जाएगा एन आर डेल्टा टी, ये नहीं होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जो नीचे लिखा हुआ है, दिस इज। नाउ व्हाट इज दिस डेल्टा एन जी, दिस डेल्टा एन जी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous product, number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant। इसको मैं समझाऊंगी अभी, ठीक है, अभी मैं आपको फॉर्मूला बता दे रही हूँ। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। So delta H is equal to delta U plus delta NGRT, and this equation is applicable for gaseous system। जब भी गैसियस सिस्टम, क्योंकि डेल्टा एनजी जो डिफाइंड हो रहा है वो गैसियस सिस्टम के लिए ही डिफाइन हो रहा है, ठीक है, डेल्टा एनजी जो डिफाइन हो रहा है वो गैसियस सिस्टम के लिए ही डिफाइन हो रहा है। तो मैंने इसको क्या किया, जो हमारा इनिशियल इक्वेशन था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, उसको मैंने क्या किया, आइडियल गैस इक्वेशन से इक्वेट करने के बाद जो है हमने एक नया इक्वेशन डिराइव किया, दैट इज द डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। डेल्टा एनजीआरटी क्या है, डेल्टा एनजीआरटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सपोज कोई रिएक्शन हो रही है, ए से ए प्लस बी गिव सी प्लस टी, तो हम उसमें सिर्फ गैसियस जो रिएक्टेंट होगा या फिर जो गैसियस प्रोडक्ट होगा उसी के मोल्स को काउंट करेंगे। अगर वहां पे लिक्विड होगा या सॉलिड होगा तो उसके मोल्स को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये इसका कहने का मतलब है, मतलब कि दिस रिएक्शन, दिस इक्वेशन, दिस एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द गैसियस सिस्टम, ठीक है। नाउ कम टू द एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको ना मैं भी एक क्वेश्चन जब आएगा ना तो और डिटेल में इसको समझाऊंगी मैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये बहुत इजी है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, और यहाँ पे क्या होती है, हीट जो है एब्जॉर्ब होती है, ठीक है।
तो ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. इन जनरल द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस हीट. जब प्रोडक्ट साइड हीट आता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है. ठीक है ना. तो इवॉल्व हो रही है, तो इस केस में जो डेल्टा एच होगा, जो हीट रिएक्शन होगा, वो क्या होगी, निगेटिव होगी. एक्सोथर्मिक है ना, तो ऑलवेज क्या होगी, निगेटिव होगी. जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है कंबशन रिएक्शन का. तो कंबशन में देखो ये क्या हो रहा है, कार्बन जो है वो, कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब भी कोई चीज को ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन. ठीक है ना. तो इस केस में जो कंबशन रिएक्शन होती है, ये मीथेन की नहीं है, ये कार्बन की हो रही है कंबशन रिएक्शन. तो इस केस में कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, बर्न करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो हमारे पास ये बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है ना. और ये रिएक्शन जो होगी वो एक्सोथर्मिक होगी. क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी. और देखो यहाँ पे डेल्टा एच की जो वैल्यू लिखी है वो है निगेटिव. क्यों, क्योंकि जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, डेल्टा एच की निगेटिव वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है. ऑल दोज केमिकल रिएक्शन विच रिलीज एनर्जी आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नाउ व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी आपको पता है. एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं, हीट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करती है. यहाँ पे हीट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, हीट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. तो ठीक है, तो कौन सी ऐसी रिएक्शन होगी, आपने 10th क्लास में पढ़ी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी है ना 10th क्लास में, जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में. डिकम्पोजिशन रिएक्शन सबने पढ़ी है. हाँ, तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना. डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है, तोड़ना. तो जब हम किसी बिगर कॉम्प्लेक्स, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, जब किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, और तो वो क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेगा. तो हम तोड़ने के लिए क्या होता है बेटा, एनर्जी देनी पड़ती है. तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, दे ऑल आर एंडोथर्मिक इन नेचर. क्यों, क्योंकि उनको तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, एनर्जी. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक. और इस केस में जो डेल्टा आर एच की वैल्यू होती है दैट इज पॉजिटिव होती है. ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन में हम हर रिएक्शन, मतलब मैं एक एग्जांपल दी कि एक जो ऐसी रिएक्शन है ना जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है. बाकी बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो डिकम्पोजिशन के अलावा वो भी एंडोथर्मिक हो सकती है. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विच रिएक्शन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर, तो आप उस केस में बताओगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. नाउ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में आपको मैंने बता दिया कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, तो अगर यहाँ पे R इज कन्वर्टेड इनटू P, तो इस रिएक्शन की जो चेंज इन इंथैल्पी होगी दैट इज द सम ऑफ द चेंज इन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. एक सेकेंड, यहाँ पे समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, तो ये हमारा एक कॉमन सा एक्सप्रेशन हो गया इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए. ठीक है ना. अब बेटा क्या है ना कि कुछ जो एलिमेंट होते हैं जो रिएक्शन में, जैसे कि एलिमेंट जैसे कि जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं. सबसे पहले मुझे ये बताओ कि स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर मैं बोलूं कि कार्बन जो है ग्रेफाइट के रूप में अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, नहीं, इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें वो उसकी अबंडेंस ज्यादा है, इसका मतलब है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म. ये हमेशा ध्यान में रखना, दैट फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म. ठीक है ना, वो क्या है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म. यस विशाल, स्टेबल फॉर्म होता है. तो जैसे कि कार्बन है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप है, आप लोगों ने पढ़ा होंगे, फुलरीन है, ग्रेफाइट है, डायमंड है. लेकिन जो उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो ग्रेफाइट है. तो जब भी हम
उसके पोते बोलेंगे कि कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो वो ग्रेफाइट होगा। ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा, O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है नेचर में, हाँ जी बेटा O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, N2 के फॉर्म में। हाइड्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, H2 के फॉर्म में। और इनर्ट गैसेस किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, तो वो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। हीलियम He2 नहीं प्रेजेंट होता है, He प्रेजेंट होता है। नियॉन होती हैं। जो मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो अपने एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट है नेचर में, वो उनका स्टेबल फॉर्म है। और जब भी हम इनकी स्टेबल फॉर्म की बात करते हैं तो उस केस में इनका जो एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, जीरो हम कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, जीरो कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपको मेंशन किया गया है कि द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सम एलिमेंट, जैसे कि कार्बन का ग्रेफाइट है, अगेन जो सल्फर है उसके भी एलोट्रॉप्स होते हैं, रोम्बिक सल्फर्स। ठीक है, तो इसका मोस्ट स्टेबल जो फॉर्म है वो रोम्बिक फॉर्म है। ब्रोमीन जो है Br2 लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आयोडीन जो है I2 सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बाकी ये सब मैंने डिस्कस कर दिया, ये गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो इनका देखो, इनका जो स्टैंडर्ड ये जो दिखाया है ना गोला, दिस गोला रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। जब भी हम एंथैल्पी में ऐसे गोला दिखाते हैं ना, ऊपर ऐसे करके गोला दिखाते हैं ना, इसका मतलब ये होता है इन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इन सबका जो एंथैल्पी होगा जीरो होगा। ठीक है ना, जैसे कि आपके पास कोई रिएक्शन आ गई H2 + Cl2, इट गिव्स 2HCl। कोई पूछेगा भैया इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अभी अभी मैम ने पढ़ाया कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट HCl का हो जाएगा माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट किसका होगा, डेल्टा H H2 प्लस डेल्टा H Cl2। वैसे तो इस केस में डेल्टा H लेंगे नहीं, सिर्फ H लेंगे, तो इसको H ही लिखो। ठीक है, अब ये दोनों की जो वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू क्या है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जीरो है। ये भी दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये जीरो है। इसका मतलब इस केस में जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा डेल्टा RH इज इक्वल टू द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की जो रिएक्टेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या है, जीरो है। समझ आ रही है मेरी बात, समझ आ रही है हमारी बात यहां तक, जल्दी बता दो एक बार। सारे लोग एक बार, 2-3 लोग बता दो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी प्रेजेंट होगा उसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा उसको हम कंसिडर करेंगे जीरो। ठीक है ना, आगे देखते हैं और टाइप की एंथैल्पी का एप्लीकेशन। देखो यही मैंने आपको बताया अभी, ये सेम इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई, यही इन्होंने लाके दे दिया। बस ये इसमें डिफरेंस ये है कि इन्होंने 1 मोल के लिए लिखा है और मैंने जो है ये रिएक्शन 2 मोल के लिए लिखा था। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, द कंसिडर द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 दोनों ही अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। इट गिव्स HCl गैस। इट रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ HCl एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो जब हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं तो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, कैसे, डेल्टा H F, और ये मैंने आपको बताया ना ये स्टैंडर्ड स्टेट है, और यही इज इक्वल टू हो जाएगा हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो फ्रॉम डेफिनेशन हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, या फिर इसको AI करके लिखा है। AI का मतलब जितने नंबर ऑफ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे रिएक्टेंट साइड में, जितने इसके कोफिशिएंट होगा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट साइड में जितने इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ रिएक्टेंट साइड में 1/2 लिखा है तो हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फिर से हम आते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है HCl, तो इसका हीट लिखेंगे माइनस 1/2 हीट ऑफ HCl फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड 1/2 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2। इन दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो है।
तो देखो यहाँ पे 0 लिख दिया। अभी मैंने आपको बताया इसका मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू द हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहीं पे पिछले ही स्लाइड में प्रूफ कर दिया था इस वाले में, अब यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बता दिया। हेंस इंथैल्पी ऑफ कंपाउंड इज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है ना, और इंथैल्पी ऑफ कंपाउंड इज ऑफन टेकन एज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड का जो इंथैल्पी होगा वो उसके इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगा। ओके ओके, ये मैं आपको मैम रिपीट कर दीजिए, कौन सा वाला, ये वाला HCl वाला, कौन सा वाला? देखो HCl का ये मैं अपनी वाली स्लाइड को रिपीट कर दूं कि यही चाहिए तुम्हें? ये वाला मैं इस पे रिपीट कर दूं, बताओ। नो मैम, अपनी वाली, हाँ इसी पे करती हूँ मैं, जो अभी शेयर हो रही है। देखो इसको मैं दोबारा से यहाँ से रब कर देती हूँ सारा। ठीक है, मैं आपको क्या बता रही हूँ, देखो इसमें ये बता रही हूँ कि सपोज करो कोई रिएक्शन, जैसे उसी रिएक्शन को लिख दिया हमने, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, ये हमारा बना रहा है HCl। सारे ही गैसेस फॉर्म में है, ठीक है, और सारे ही अपने, ये दोनों जो है अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। कोई पूछेगा कि इस पूरे रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कोई पूछेगा आपको कि इस पूरे रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हम क्या लिखते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये लिखते हैं। अब हमारे पास प्रोडक्ट में क्या है, HCl है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे डेल्टा H ऐसे दे देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इन स्टैंडर्ड कंडीशन, ये भी सपोज करो स्टैंडर्ड कंडीशन में, माइनस, अब हमारे पास रिएक्टेंट की बारी आती है, तो रिएक्टेंट में ये कितना है, हाफ है, इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, ठीक है, प्लस अगेन हाफ हीट ऑफ, यहाँ पे H भी लिख देना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2। ठीक है, अब यहां से ये कह रहा है कि अपने तो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे 0, इसको हम क्या कर देंगे बेटा 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हीट ऑफ जो रिएक्शन होगी ना वही हो जाएगी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl स्टैंडर्ड कंडीशन में। अभी समझ आया, बोलो, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है, तो ये समझ आ गया ना, ये आपको बता रहे हैं ना कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कैलकुलेशन करने के समय सपोज करो कि तुम्हें दे दिया कि फॉर द गिवन रिएक्शन, जैसे इसी क्वेश्चन में जैसे हीट ऑफ रिएक्शन आपको दे दिया कि इसका हीट ऑफ रिएक्शन है कुछ -133 किलो जूल। ठीक है, व्हाट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो हमें कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, हम देखते हैं कि हाँ जी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो इन दोनों की तो 0 हो जाएगी। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है वही हीट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है, जो मतलब जो इंथैल्पी हमको दी जाएगी वही इंथैल्पी हो जाएगी हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो हमें इसमें टेंशन ही नहीं लेना है, बिना कैलकुलेशन के आप ये क्वेश्चन कर दोगे। और ये क्वेश्चन पूछते हैं हमारे डेटा पे डेटा दे देंगे और पूछेंगे व्हाट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, कुछ नहीं, सिर्फ आपको हीट ऑफ रिएक्शन देखना है, जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl हो जाएगा। ओके, ठीक है ना, ये देखो आ ही गया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये आ ही गया आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है ना, तो देखो हीट, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब है, द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, इसको मैं बोलती हूँ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब के कम जो बेटर टर्म होता है दैट इज द हीट चेंज, इसको हम बोलेंगे चेंज। ठीक है, when 1 mole of any compound is formed from its element in their standard state, देखो किसी भी कंपाउंड का 1 मोल बनना फ्रॉम इट्स एलिमेंट
in their standard state is known as standard heat of formation and it is denoted by delta FH standard. ठीक है ना। अब देखो CH4 बनाने के कई तरीके हैं, CH4 बनाने के कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका आपके पास दिया हुआ है C ग्रेफाइट, ठीक है, प्लस 2H2 इट गिव्स CH4 गैस, ठीक है। तो ये अगर ये अपने एलिमेंट फॉर्म से बन रहा है, देखो इसकी ये अपने एलिमेंट फॉर्म से बन रहा है, ये भी इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, ये भी इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, और कितना मोल बन रहा है प्रोडक्ट, 1 मोल बन रहा है। तो अब जो हम बोलेंगे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू डेल्टा HF H स्टैंडर्ड। अगर ये 2 मोल बनेगा ना बेटा, अगर मैं इसको 2CH4 बनाऊंगी तब ये इससे कंपेयर नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कंपाउंड का 1 मोल बनेगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट एट देयर स्टैंडर्ड स्टेट, तभी हम उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड स्टेट से होना चाहिए, जो वो अपने एलिमेंटल फॉर्म से बनना चाहिए, नहीं तो हमारे पास जो अदर एंथैल्पी आएगी उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन की कंडीशन ही है कि व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, it is usually denoted by delta HF delta FH, ये स्टैंडर्ड स्टेट, एंड इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वो डिपेंड करता है कि हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो 2 यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, एक CH4 के बनने का और दूसरा बनने का HI के बनने का, ठीक है ना। तो ये हमारा आपके पास स्टैंडर्ड होगा। अब देखो CH4 को बनाने के और भी तरीके हैं, जैसे कैसे तरीका है, अगर मैं बात करूं CH4 को बनाने का अदर जो तरीका है, तो एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन होती है जैसे कि ROH है, ये अल्कोहल है, इसको अगर मैं रिएक्ट कराती हूँ, मतलब आप बस एक तरीका बता रही हूँ, RMgX से, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी RH करेगा, RH का मतलब यहाँ पे भी CH4 बन जाएगा, ठीक है ना। कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे CH3OH प्लस CH3MgCl, तो ये जब रिएक्ट करेगा ना तो यहाँ पे भी CH4 बन जाएगा। लेकिन देखो ये क्या अपने एलिमेंटल फॉर्म से बन रहा है, क्या ये कार्बन और हाइड्रोजन से बन रहा है, बताओ बेटा। तुम्हें याद नहीं रखनी होगी प्राची, वो तो तुम्हें याद चले जाएगा कि अच्छा ये Cl2 का फॉर्म है तब तो ये 0 होगा ही, ये I2 है तो ये 0 होगा ही, ठीक है ना। क्या ये CH4 जो बना है इस केस में, क्या वो एलिमेंटल फॉर्म से बना है, नहीं बना है। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब होता है जो ये CH4 है ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, और कार्बन और हाइड्रोजन के उस फॉर्म से बना हो जो उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन समझ में आया। हीट ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर द 1 मोल ऑफ द कंपाउंड व्हेन it is formed from its elemental state present at a standard state। तो ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि डेफिनेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। नाउ हीट ऑफ कंबशन। तो कंबशन का अभी मैंने आपको मतलब बताया, कंबशन का मतलब होता है जलना। सेम इसमें भी कहानी है कि 1 मोल, द हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कंप्लीटली बॉन्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल, जैसे यहाँ पे मीथेन की बर्निंग हो रही है तो मीथेन का 1 मोल बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन हमेशा एक्सेस में होगा तो ऑक्सीजन को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। यहाँ पे कार्बन की बर्निंग हो रही है तो कार्बन हमेशा कितना मोल होगा, 1 मोल। इसका मतलब स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर द 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है ना। 1 मोल जलना चाहिए, ठीक है, 1 मोल जलना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे कि इसका हीट ऑफ कंबशन है, ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन है। स्टैंडर्ड का मतलब डिफाइंड फॉर 1 मोल, ठीक है। आगे चलो, इसमें कुछ है नहीं। हीट ऑफ डिसोसिएशन। हीट ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है ना। तो जब भी 1 मोल बॉन्ड टूटता है, देखो अगेन दिस इज फॉर स्टैंडर्ड जितने भी होंगे ना फॉर 1 मोल, ठीक है ना। स्टैंडर्ड जितने भी होंगे ना वो 1 मोल के लिए डिफाइन होंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल इनटू द गैसियस एटम, ठीक है ना, इनटू द गैसियस एटम। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, H2 है, तो H2 में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो जब 1 मोल हाइड्रोजन टूट के अपने गैसियस एटम में चेंज होगा ना, तो जो ये एनर्जी निकलेगी
या जो एनर्जी हम बाहर से हमेशा ये देंगे ही, हीट ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो एंडोथर्मिक ही होता है, तो वो हम देंगे ही इसको। तो जितनी एनर्जी हमें लगेगी ना उसको हम बोलते हैं हीट, स्टैंडर्ड हीट ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलेंगे हम? स्टैंडर्ड हीट ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पे देखो कार्बन जो है वो C2 के फॉर्म में है, तो C2 के फॉर्म में यहाँ पे इसका 1 मोल टूट रहा है, तो 1 मोल टूट के यहाँ पे गैसेस 2 कार्बन एटम बना रहे हैं, तो जो ये एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है दैट इज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन जो भी प्रोसेस होगा इट्स ऑलवेज एंडोथर्मिक, हमेशा हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हमेशा बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। इट इज क्लियर बेटा? प्राची किस लिए? ठीक है ठीक है, ओके, आगे चलेंगे। स्टेट ऑफ फेज, हीट ऑफ फेज चेंज, ठीक है ना। तो फेज चेंज का मतलब होता है एक चेंज स्टेट से दूसरे, जैसे हमारे पास है सॉलिड, सॉलिड से हम गए लिक्विड में, लिक्विड से हम गए गैस में, फिर क्या होता है, गैस जो है वो कन्वर्ट होगी लिक्विड में, और जो लिक्विड जो कन्वर्ट होगा वो होगा सॉलिड। तो ये हमारा फेज चेंज है। फेज चेंज का मतलब एक चेंज से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। तो अगेन इट इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर द 1 मोल, ठीक है ना। यहाँ पे सब में आप देखो, इस इक्वेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है सब में 1 मोल है। ये 1 मोल अगर चेंज हो रहा है अपने स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है, तो उसको फ्यूजन कहते हैं, ठीक है ना। फ्यूजन को ही हम बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। लिक्विड से गैस हो रहा है तो वेपराइजेशन हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है तो ये हो रहा है सब्लिमेशन, ठीक है ना। अच्छा, सॉलिड सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं बेटा? व्हाट इज द नेम ऑफ सॉलिड CO2? 9th क्लास में पढ़ा होगा। सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। वेरी गुड प्राची, वेरी गुड, ड्राई आइस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। और ये सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करता है, और इसको हम यूज करते हैं आइसक्रीम फैक्ट्री में। जो ये ठेले वाले आइसक्रीम बेचते हैं ना, ये ड्राई आइस ही रखते हैं, उसमें बर्फ रखेंगे तो पूरी आइसक्रीम जो है वो गल जाएगी। ये ड्राई होता है, जो बर्फ होता है वो तो थोड़ी देर टाइम गलता रहता है, बट ये नहीं गलता, ठीक है ना। तो इसीलिए जो आइसक्रीम, जब से भी आप आइसक्रीम खरीदने जाते हो ना, वो जैसे ही अपना डब्बा खोलता है ना तो आपको देखता होगा वेपर जैसा निकलता है, दिखता है कि नहीं? बताना जरा, थोड़ा थोड़ा वेपर जैसा निकलता है, दिखता है कि नहीं? किसी ने ऑब्जर्व किया है ये? हाँ, तो वो क्या होता है, वो ड्राई आइस होता है। वो डायरेक्ट सॉलिड जो है वो ऑपरेट हो जाता है किसमें? गैस फॉर्म में। तो वो एक सुबह में इतना सारा ड्राई आइस खरीद के लाते हैं, पूरे दिन बेचते हैं, उसके बाद उनका पूरा जो सॉलिड CO2 है वो जब भी वो डब्बा खोलेंगे इवोपरेट होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर उसको मिलेगा, फिर डब्बा खोलेंगे फिर इवोपरेट होगा, फिर डब्बा खोलेंगे फिर इवोपरेट होगा। थोड़ा सा भी टेम्परेचर उसको बाहर से मिलता है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर काफी ठंडा होता है, जो जब वो डब्बा खोलता है तो बाहर का टेम्परेचर अंदर जाता है, क्योंकि बाहर गर्म होता है, तो वो तुरंत वेपर बन के उड़ने लगता है, ठीक है। तो इसलिए वो ड्राई आइस का यूज करते हैं, ताकि वो उनका आइसक्रीम जो है वो अच्छे से मेल्ट भी ना हो और अच्छे से रहे। आइस रखेगा तो पूरा मेल्ट हो जाएगा, समझ रहे हो बात? ठीक है, ऐसे ही देखो ये फ्यूजन हो गया, वेपराइजेशन ऑल्सो, देखो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ heat required to melt 1 mole of substance at constant temperature and 1 atm pressure। एक मोल याद रखना है, जब भी हम किसी भी स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर द 1 मोल। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड चेंज इन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फ्यूजन। So it is defined for the amount of heat required to melt 1 mole of substance at a constant temperature. Similarly, vaporization तो 1 mole liquid को vapor में convert करेगा at constant temperature and 1 atm. Sublimation 1 mole of किसको? Solid substance को convert करेगा vapor में at constant temperature and pressure। आपको भी पता है कि जब हम phase change करते हैं ना, तो उस समय temperature भी constant होता है, और हम normal प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करते हैं, दैट इज द 1 atm। ये तो पता है ना बेटा? एक बार मुझे बताना, फेज चेंज जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है और पे होता है, ये आपको पता है कि नहीं? याद करो वो लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट 9th क्लास का। हीट दे रहे हैं, अचानक से जो है टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है,
टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन हम बाहर से भी हीट सप्लाई कर ही रहे हैं, तो वो हीट कहाँ जाती है? तो आपको बताया जाता है दिस इज हिडन हीट नोन एज लेटेंट हीट एंड इट इज यूज्ड टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड देन देयर इज चेंज इन फेज। कुछ याद आया? कुछ याद आया? 9th वाला नहीं याद आया? हाँ, तो वो होता है हमारा, इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी फेज चेंज होता है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और हमेशा जो फेज चेंज होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। नो व्हाट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन? एटमाइजेशन का मतलब होता है, अगेन इट इज रिलेटेड टू द बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है ना? जो एटमाइजेशन होता है, सिर्फ इस केस को हटा दो तो ये सारा जो इस केस में जो एटमाइजेशन होता है, इस केस में इट इज रिलेटेड टू द बॉन्ड एंथैल्पी। सो फॉर diatomic and polyatomic species, heat of, चेंज करती हूँ क्योंकि इस पे रेड अच्छा नहीं है, एटमाइजेशन is equal to heat of atomization is equal to heat of bond dissociation। ठीक है? बस इस केस में अलग है, क्यों? क्योंकि इसका एटमाइजेशन क्या है कि सोडियम जो है मेटल है, तो ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो जब हम सॉलिड सोडियम को गैसियस सोडियम में चेंज करते हैं, तो जितनी हीट रिक्वायर होती है 1 मोल, ऑफ कोर्स 1 मोल के लिए हमेशा 1 मोल ही याद रखना, तो जितनी हीट यहाँ पे लगती है उसको हम बोलेंगे इस केस में हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो इस केस में हमारे पास क्या है? मोनो एटॉमिक। यहाँ पे हमारे पास क्या कंसिडर करेंगे हम? मोनो एटॉमिक। ठीक है? मोनो एटॉमिक मेटेलिक फॉर्म, मेटल्स के लिए। तो मेटल्स के लिए क्या होगा? सॉलिड, हमेशा मेटल्स जो होते हैं वो एटम के फॉर्म में ही एग्जिस्ट होते हैं, तो वो मोनो एटॉमिक ही होते हैं। ठीक है? तो उस केस में जो है सॉलिड को जब गैस में चेंज करेंगे, तो 1 मोल को चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। बाकी अगर हम डाइएटॉमिक से लेके पॉलीएटॉमिक तक चले, तो उसका हीट ऑफ एटमाइजेशन इज इक्वल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखो यहाँ पे हमने यह बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में भी यही पढ़ा था कि 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसके गैसियस सिस्टम में जब वो चेंज हो जाएगा, एटमाइजेशन भी यही कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू अ गैसियस एटम। ठीक है ना? तो हीट ऑफ एटमाइजेशन फॉर डाइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक species is related to or equal to the heat of its bond in dissociation। देखो ये दे ही दिया। For a monoatomic molecule in solid phase, डेल्टा ए यानी हीट ऑफ एटमाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हीट ऑफ सब्लिमेशन। देखो इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा है, तो जो हीट ऑफ एटमाइजेशन होगा वो सब्लिमेशन से भी रिलेट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है? सब्लिमेशन है। तो यहाँ पे सब्लिमेशन एच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड केस में डेल्टा ए एच, स्टैंडर्ड केस में। ठीक है? तो ये यही कह रहा है, फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल डेल्टा एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन इज इक्वल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है? फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड टू फॉर्म अ गैसियस एटम। अब थोड़ा सा पॉलीएटॉमिक को हम बेटा डिस्कस करेंगे, थोड़ा मैं फास्ट जा रही हूँ, इसको डिस्कस करूं फिर आपके पास आऊंगी। जो पॉलीएटॉमिक है, जैसे ये है, तो ये अभी आपने पीछे देखा ना कि ये कार्बन गैस में टूटा और 4H में टूटा। ठीक है ना? 4H गैस में, इसका कुछ आपका डेल्टा H आया होगा, सपोज करो ये H आया होगा एटमाइजेशन, और यहाँ पे आ गया डेल्टा डिसोसिएशन H, बॉन्डिंग एंथैल्पी का कुछ आया होगा सपोज करो। अगर आपको क्या दिखता है ना कि यहाँ पे 4 है, तो क्या एक साथ ये चारों बॉन्ड टूट जाएंगे? इसका कोई मुझे आंसर देगा क्या? क्या हम इसको हीट देंगे तो एक साथ चारों के चारों बॉन्ड ये ब्रेक होंगे क्या? बताना जरा चैट बॉक्स में। नो। वेरी गुड, वेरी गुड, चारों के चारों बॉन्ड एक साथ नहीं ब्रेक होंगे। ठीक है ना? तो बेटा जो ये वैल्यू आई है, जो ये जो फाइनल वैल्यू मैं लिख रही हूं, दिस इज द एवरेज वैल्यू।
कैसे एवरेज होती है देखो इसको। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे कि हमारे पास ये CH4 है, ये सबसे पहले इसका एक बॉन्ड टूटेगा। देखो CH4 को कुछ इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है। तो सबसे पहले इसका एक बॉन्ड टूटेगा तो ये CH3 गैस और H यहाँ पे गैस निकलेगी। इस केस में सपोज करो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो हम लिखेंगे यहाँ पे DH1। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये CH3 अब टूटेगा तो CH3 जो गैस है वो टूटेगा CH2 गैस में और एक हाइड्रोजन और निकलेगा। हम तब तक तोड़ेंगे जब तक कि इसका पूरा एलिमेंट, इसके पूरे एटम अलग ना हो जाए। तीसरे केस में क्या होगा, CH2 गैस है तो यहाँ पे CH गैस प्लस H गैस टूटेगा तो ये डेल्टा DH3 हो जाएगा। लास्ट में सारे ही बाइफरकेट हो गए, सभी टूट गए तो ये हो जाएगा C गैस और ये हो जाएगा H गैस, डेल्टा DH3। ठीक है। अब जो हमारा जो पूरा, अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूंगी तो मेरा ये वाला इक्वेशन आएगा जो पहले आपको मैंने बताया था। जो कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा CH4 गैस इज इक्वल टू C गैस प्लस 4H गैस। और यहां पे सपोज करो हमारे पास डेल्टा DH है। नाउ दिस डेल्टा DH इज इक्वल टू एवरेज ऑफ दिस 4, तो क्या होगा डेल्टा DH1 प्लस डेल्टा DH2, समझ जाना, प्लस डेल्टा DH3 प्लस डेल्टा DH4 डिवाइडेड बाई 4। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है कि चारों एनर्जी का क्या होगा, जो हमारा फाइनल एनर्जी आएगा दैट इज द सम एवरेज ऑफ ऑल 4 एनर्जी। ये क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है, ओके। तो इसको यहां से देखो, जैसे ये हमारा आया एवरेज हीट ऑफ, दिस इज एटमाइजेशन, और मैंने आपको बोला कि पॉलीएटॉमिक है तो एटमाइजेशन इज आल्सो इक्वल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये जो हमारा 1665 किलो जूल पर मोल आया, ये क्या है, दिस इज द एवरेज एंथैल्पी ऑफ ईच स्टेप। ठीक है, कौन सा स्टेप, जो अभी हमने 4 स्टेप डिस्कस किए हैं, इसका ये क्या है, एवरेज वैल्यू है। ठीक है, देखो ये दिखा दिया, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। जो फाइनल में ये जो लास्ट में जो बॉन्ड एनर्जी का ये जो तुम्हारा आया ना, दिस इज द एवरेज ऑफ ऑल। समझ आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे चलेंगे। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसमें कुछ करना नहीं है। नाउ व्हाट इज द हीट ऑफ लैटिस, यानी लैटिस एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ लैटिस एंड व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, दैट इज द हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ लैटिस। सो लैटिस एनर्जी देखो, अगेन इट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड स्टेट है तो सारा 1 मोल के लिए डिफाइन होगा। सो इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ 1 mole of an ionic compound into their ions in gaseous atom। कहने का क्या मतलब है कि जो लैटिस एनर्जी है डेल्टा लैटिस H स्टैंडर्ड फॉर्म में, इट इज इक्वल टू द इट इज एप्लीकेबल, पहले तो हम लिखेंगे एप्लीकेबल ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द आयोनिक कंपाउंड। लैटिस एनर्जी कहीं भी पूछे किसके लिए एप्लीकेबल है तो आप बताओगे कि मैम इट इज एप्लीकेबल फॉर द आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब हम 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड के सॉलिड फॉर्म को तोड़ के उसका गैसियस एनायनिक फॉर्म बना देंगे, और इस केस में जो एनर्जी निकलेगी, इस केस में जो एनर्जी निकलेगी तो नहीं, क्योंकि ये तोड़ने वाला काम है, जहां भी तोड़ने वाला काम होता है ना वहां पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। ये क्या होगी, एंडोथर्मिक। तो जितनी एनर्जी निकलेगी उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ
लैटिस यानी कि हीट इंथैल्पी ऑफ लैटिस, ठीक है ना। सो इट इज ओनली डिफाइंड फॉर द आयोनिक कंपाउंड एंड इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि हमें तोड़ना है। नाउ व्हाट इज द हीट ऑफ हाइड्रेशन? हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है ना कि जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो जब वो गैसियस एनायन में चेंज हो जाता है, सॉरी एक्वस फॉर्म में चेंज हो जाता है, और उसमें जितनी एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन को कैसे समझेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्या मतलब है? सपोज करो सोडियम NaCl को हमने पानी में डाला, आपको पता है कि NaCl आयनिक है तो ये टूट जाएगा किसमें? आयंस में। तो जब ये टूटेगा आयंस में तो ये एक्वस फॉर्म में बनाएगा, वो गैसियस फॉर्म में नहीं बनाएगा। और जब ये टूटता है ना, मतलब जब ये सॉलिड जो है वो टूट के पानी में जब जाता है और आयन बनाता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो उस केस में उस हीट को बोलते हैं हाइड्रेशन, क्योंकि पानी में इतनी क्षमता होती है कि जो आयोनिक बॉन्ड है उसको वो तोड़ सके, और जब वो तोड़ देता है तो उसके जो आयंस है वो एक्वस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जब हम किसी 1 मोल आयनिक सॉलिड को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो टूट के अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, उस केस में जितना हीट का चेंज होता है उस चेंज को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है। हाँ, तो एक्सोथर्मिक होता है तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, और जो पहला वाला था लैटिस, उसमें हम क्या करेंगे? बाहर से एनर्जी देंगे। वहां पे जो एनर्जी इसकी टूट रही है ना, वो वाटर की वजह से टूट रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जो एक डिसोल्यूशन आगे बढ़ते हैं, चलो छोड़ दो उसको। तो जो लैटिस एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी जो होती है इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, और जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो मोस्टली केसेस में एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? मोस्टली केसेस में क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। ऑल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हो सकता है कोई एक्सेप्शन हो, लेकिन अब देखो हीट ऑफ सोल्यूशन। अब हीट ऑफ सोल्यूशन को कोई कहेगा कि अच्छा जी एक्सोथर्मिक हो सकता है क्या? क्योंकि हीट ऑफ सोल्यूशन को तो हीट ऑफ हाइड्रेशन से भी हम मेजर कर सकते हैं। नहीं, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है ये अगेन आयोनिक सॉलिड के लिए होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजन किसके लिए होता है? आयोनिक सॉलिड के लिए। लेकिन जो हीट ऑफ सोल्यूशन होता है ना, ये किसी के लिए भी होता है। डिफाइंड फॉर, रेड से लिखने दो, डिफाइंड फॉर एनी टाइप ऑफ कंपाउंड, क्योंकि हमें तो डिसॉल्व करना है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? हीट पॉजिटिव भी हो सकती है, हीट निगेटिव भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कंपाउंड है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अगेन, जब हम किसी भी 1 मोल कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो जब भी हम उसमें जो हीट का चेंज होता है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ सोल्यूशन। अब वो कंपाउंड आयोनिक भी हो सकता है, अगर आयोनिक होगा तो उसी हीट ऑफ सोल्यूशन को हम बोल देंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन। लेकिन अगर वो कंपाउंड आयोनिक नहीं है, वो पोलर कोवेलेंट हो सकता है, तो उसको हम बोल देंगे हीट ऑफ सोल्यूशन। जैसे ये वाला जो हमारा केस है HCl, ये क्या है? पोलर कोवेलेंट। स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ाया था, पोलर कोवेलेंट है। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसको पानी में डालेंगे तो ये भी अपने आयंस में टूटेगा क्योंकि ये पोलर है। ठीक है ना। तो हीट ऑफ सोल्यूशन जो है इट इज डिफाइंड फॉर द 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड व्हेन इट इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन द एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है ना। इस केस में रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और क्या हो सकती है? एंडोथर्मिक भी हो सकती है। ठीक है जी, ओके। आगे चलेंगे। हीट ऑफ आयनाइजेशन, देखो इसमें कोई सिंपल सी बात है, किसी भी कंपाउंड को उसके आयन, लेकिन वो कंपाउंड, अच्छा एक बात बताओ, हीट ऑफ आयोनाइजेशन किस टाइप के कंपाउंड के लिए डिफाइन होगा? क्या नॉन पोलर के लिए डिफाइन होगा? हिमानी, सुहैल, प्राची, टेल मी, क्या हीट ऑफ आयोनाइजेशन नॉन पोलर कंपाउंड के लिए डिफाइन होगा? कैसे? आयंस में तोड़ना है, आयंस में तो वही टूटेंगे ना। नहीं होगा, हाँ, आयंस में तो वही टूटेंगे ना बेटा जो या तो पोलर हो कोवेलेंट या फिर आयोनिक हो। ठीक है ना।
तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन सिर्फ या तो पोलर कोवेलेंट के लिए डिफाइन होता है या फिर आयोनिक कंपाउंड के लिए डिफाइन होता है। जो नॉन पोलर है ना, वो कभी अपने आयंस के फॉर्म में टूटेंगे ही नहीं, वो एटॉमिक फॉर्म में टूट जाएंगे, जैसे CH4 को हमने तोड़ा था, लेकिन वो आयंस के फॉर्म में नहीं टूटेंगे। तो heat of ionization is defined when 1 mole of compound is completely dissociated into its ion in a aqueous या फिर in a solution phase। ठीक है ना, तो ये है आपका heat of ionization। देखो heat of hydration हो गया, heat of solution हो गया, heat of ionization हो गया, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ठीक है, क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। बट लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है, इट इज डिफाइंड फॉर द ओनली आयनिक कंपाउंड। हीट ऑफ सोल्यूशन किसी भी तरह के कंपाउंड से डिफाइन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि देखो डिसॉल्व करना है ना, तो हम जरूरी नहीं है कि वाटर में ही डिसॉल्व करें, पोलर को पोलर में डिसॉल्व करेंगे, नॉन पोलर को पोलर में। तो हीट ऑफ सोल्यूशन तो हम किसी के लिए डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगेन हीट ऑफ आयनाइजेशन हम डिफाइन करेंगे या तो आयनिक कंपाउंड के लिए या तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है ना, थोड़ा सा और रुक जाओ, एक टॉपिक और है वो भी डिस्कस कर लेंगे, ये वाला हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, एक बारी कोई बता दो मुझे चैट बॉक्स में, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? प्राची टेल मी, हिमानी, सुहेल, जल्दी जल्दी बताओ। न्यूट्रल होते हैं, नहीं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब भी हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे, हाँ वेरी गुड नीलम, तो एसिड बेस की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, एक बारी देख लो, इसको हम क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, देख लो। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी होता है इट इज बिटवीन फॉर एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, किसके लिए डिफाइन होता है, एसिड एंड बेस के लिए। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, जैसे क्या होता है ना, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जैसे आपको पता है एसिड जो होते हैं, पढ़े होंगे आपने क्लास 10th में, H+ देता है, और जो बेस होता है OH- देता है। तो क्या करते हैं ना, एसिड का कोई भी इफेक्ट जो होता है ना उसके H+ की वजह से होता है, बेस का कोई भी इफेक्ट होता है उसके OH- की वजह से होता है। ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी को यही दोनों शो करते हैं। तो जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं एक दूसरे में, जब हम मिक्स करते हैं तो इसका H+ इसके OH- को न्यूट्रलाइज करके वाटर बना देता है। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है ना, अब एक चीज मैं आपको अमेजिंग चीज बताऊं, देखो HCl ना, HCl जो है ना, आप खा नहीं सकते हो, पी नहीं सकते हो, HCl इतना कोरोसिव होता है, जला देगा तुम्हें। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेस जो होता है उसको, वो भी कोरोसिव होता है, उसको इतना बिटर होता है तुम नहीं खा सकते। लेकिन बच्चा जब हम बेस और एसिड यानी HCl और NaOH को मिलाते हैं, देखो ये रिएक्शन लिखी हुई है आप, तो हमारे पास सॉल्ट बनता है, कौन, NaCl, और NaCl को हम रोज खाते हैं अपने खाने में, जो टेबल सॉल्ट होता है, नमक। समझ आ रही है बात? तो ये होता है एसिड और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी हम एसिड, जब भी कोई एक मोल एसिड और एक मोल बेस मिलके एक मोल वाटर का फॉर्मेशन करता है ना, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड जो हीट इसमें चेंज होती है उस हीट को कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या फिर हम बोलते हैं इसको इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू दी हुई है ना 13.7 किलो कैलोरी, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हमेशा याद रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होगा, अगर वीक होगा एसिड और वीक बेस होगा तब ये वैल्यू इतनी नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है, देखो इधर प्लस साइन में दिया गया है, इसका मतलब दिस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, तो जब भी हम एसिड और बेस जैसे HCl प्लस NaOH को मिलाते हैं, ठीक है, तो हमारा सॉल्ट बनता है NaCl, और 1 मोल, जब भी 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा तो जो हीट
इवॉल्व होगी उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज का यहीं से, नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री इंक्लूडिंग अभी एक दो रिएक्शन हेस लॉ है, फिर एंट्रोपी वगैरह डिस्कस करेंगे। तब तक तो आपका बैच भी डिवाइड हो जाएगा। और स्टेट्स ऑफ मैटर आपका नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है टेस्ट में, तो बेटा अच्छे से प्रिपेयर करो। आई गेस पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने ही पढ़ाया है ना? कोई डाउट तो नहीं है उसमें? हाँ, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, जितने आपके पास पीडीएफ शेयर हो उसको देख लेना, नोट्स एनसीईआरटी देख लेना, क्वेश्चन अच्छे आएंगे तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना और कर लेना, ठीक है ना? तो चलो अब मैं क्लास क्या करती हूँ, बंद करती हूँ। ठीक है।